तो अवश्य को नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं उससे पहले आपको एक फैसला सुनाता हूं, और ये फैसला आम जनमानस से भी जुड़ा हुआ है। आमतौर पे जब किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो लोग कई बार ऐसा होता है कि जजमेंटल हो जाते हैं, और जजमेंटल का मतलब बड़ा साफ है कि वो बताने लगते हैं कि भाई लड़की का पास्ट तो बड़ा गंदा था, लड़की चरित्रहीन थी, उसने पास्ट में ऐसे काम किए थे, लड़की के कई सारे बॉयफ्रेंड थे, तो किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं फंसाया गया। ये तमाम चीज़ें अक्सर लड़के बोलते हैं, और लड़कों का क्या कहा जाए, औरतें भी ये चीज़ें बोलती हैं कि अगर कोई लड़की गलत है, वो चरित्रहीन है, या फिर उसके कई सारे अफेयर हैं, इवन वो एक प्रोस्टिट्यूट भी है, लेकिन साफ तौर पे अगर देखा जाए उसके साथ कुछ गलत हुआ है, किसी लड़के ने ज़बरदस्ती उसके साथ जाति की है, उसके साथ रेप किया है, तो उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। उसके पास्ट रिकॉर्ड को देख के कहीं ना कहीं जो आरोपी है उसके साथ नरम रुख तो नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि हर ना का मतलब ना होता है। लेकिन आमतौर पे इस चीज़ को लोग कोर्ट में दलीलों के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो फाइनली एक मामला चल रहा था हाई कोर्ट में, और ऐसी एक दलील एक शख्स देता है और कहता है कि साहब ये जो लड़की थी ये बड़ी चरित्रहीन थी, और इसके पहले भी कई सारे अफेयर रह चुके हैं, ये पहले भी ऐसे काम कर चुकी है, इस वजह से रेप की संज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है, और ये टिप्पणी सबको जाननी चाहिए। दरअसल कोर्ट का कहना है कि किसी के पास्ट रिकॉर्ड को लेके हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसके साथ जो गलत हुआ है वो कम गलत है, और जो आरोपी है उसको कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं मिलना चाहिए। यानी अगर लड़की मल्टीपल अफेयर रख रही हो और उसका रेप हुआ हो तो जो आरोपी है वो कम गुनहगार है, ऐसा नहीं होता। जो गुनहगार है वो बराबर गुनहगार है, उसमें कुछ कम या ज़्यादा नहीं होता। तो ये आज हाईकोर्ट का भी फैसला आया, मुझे लगा आपको बताना चाहिए फैसला, क्योंकि इससे आम जनता के माइंडसेट में भी एक परिवर्तन आना चाहिए। क्योंकि अक्सर कोई लड़की मल्टीपल अफेयर रख रही है, उसके साथ कई सारे बॉयफ्रेंड, ठीक है, उसकी मर्जी, जिसको एक्सेप्ट करे, जिसको हाँ बोले वो तो ठीक है, आप उसको गलत भी कह सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आप उसके साथ जाति नहीं कर सकते, आप उसको यूज नहीं कर सकते। ये कोई वस्तु नहीं है कि अगर वो गलत है तो आप भी उसको यूज़ करने लगें, आप भी उसके साथ ज़बरदस्ती कर लें, बैड टच करें। ये तमाम चीज़ें एक सभ्य समाज में शायद एक्सेप्टेबल नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। खैर, तो ये एक अपडेट थी, मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। अब आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी अपने आप में बड़ी अजीब कहानी है, और अगर देखा जाए तो जब से हमारे देश में एक मूवी आई है दृश्यम, मूवी एक आई, लेकिन उस मूवी के बाद उससे मिलते जुलते इतने केसेस आ गए कि शायद अगर आप सर्च कर लें तो हर एक हफ्ते पे एक दृश्यम स्टाइल मर्डर होता है। कई बार ऐसा होता है कि घंटे 2 घंटे में मामला सुलझ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि महीने 2 महीने लग जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सालों का वक्त लग जाता है। और आज की कहानी भी दृश्यम स्टाइल परफेक्ट मर्डर है, लेकिन इसमें सालों का वक्त लग गया, और ये खुलासा भी ऐसे हुआ कि सुनने और जानने वाले हैरान हो गए। तो क्या है पूरी कहानी, अब सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखता हूं। बात बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है। बिहार चुनाव आया, चुनाव में क्या कुछ हुआ इसके बारे में आपको पता ही होगा, और इस बार फर्जी वोटर और फर्जी वोटिंग ये तमाम मामले भी खूब चले। विपक्ष का आरोप है कि जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, उसने एक नाम पे अलग अलग जगहों पे फर्जी वोटिंग करवाई है, तमाम और बड़े गंभीर आरोप लगे। खैर, वो इलेक्शन डिपार्टमेंट अपना जांच करे, उसका अपना मामला है। इसी दौरान नाम वेरीफाई करने के लिए विपक्ष इस बार खूब तेजी के साथ आतुर रहा, और लोग भी आतुर रहे कि जिसके नाम का वोट पड़ रहा वो कहाँ है, और साथ ही फला शख्स जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो कहाँ है। ऐसे ही बिहार में चुनाव के दौरान अलग अलग लोगों के नाम निकाले जा रहे थे, और इसी बीच एक शख्स था जिसका नाम था समीर अंसारी, उसका भी वोटर लिस्ट में नाम था। लिहाजा लोगों ने पता करना शुरू किया कि भाई समीर अंसारी कहाँ है। अब समीर अंसारी के बारे में जब पता करना शुरू किया गया तो पता चला कि समीर अंसारी गुजरात में रह के काम करता है और अपने परिवार के साथ वहाँ पे रहता है। ये बात जब लोगों को पता चली तो अलग अलग पार्टियों के जो सपोर्टर थे उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना समीर अंसारी से कांटेक्ट किया जाए, उसको बुलाया जाए और उससे अपने हक में वोट दिलवाया जाए। आमतौर पे ऐसे मामलों में जो लोग होते हैं वो किराया भाड़ा तक दे देते हैं कि भाई किराया भाड़ा मैं भेज दे रहा हूँ, आ जाओ और मेरे पक्ष में वोट कर दो। और यहाँ तो पूरा परिवार ही था समीर अंसारी का। लिहाजा लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू किया। अच्छा, जब कांटेक्ट करना शुरू किया तो सबसे ताजुब की बात कि फ़ोन नंबर लगे ना,
और कोई भी ऐसा शख्स सामने आए ही ना जो कहे कि मैं समीर अंसारी का एड्रेस जानता हूँ। अब ये बात जब आसपास के लोगों ने देखी और खासकर परिवार के लोगों ने भी देखी तो उनको भी बड़ा अजीब लगा। उन्होंने थोड़ा सा और सीरियस खोजना शुरू किया। खोजते खोजते आसपास के लोग परिवार तक गए, उनसे पूछा कि समीर अंसारी कहाँ है। तो परिवार के लोगों ने जवाब दिया कि भैया वो तो अपनी पत्नी को लेके चला गया है और ज़्यादा बात होता नहीं, 1 आध साल हो गए बात हुए। अब लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई 1 आध साल हो गए बातचीत हुई क्यों। तो परिवार वाले बड़ी मासूमियत के साथ बताते हैं कि भैया वो बातचीत नहीं करना चाहता। अब चूंकि आसपास के लोगों को तो वोट चाहिए था, किसी खास पार्टी से वो आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं फिर आप पत्नी का नंबर दो, हम पत्नी से ही बातचीत करते हैं और वो कहाँ रहता है ये बताओ। इसके बाद पत्नी का नंबर लिया गया, पत्नी से पूछा गया, पत्नी ने कहा कि वो कहीं कमाने चली गई है। इधर ये तमाम चीज चल ही रही थी, उधर जो गुजरात है जहां पे वो काम करता था अहमदाबाद में, वहां की पुलिस को एक और इनपुट मिलता है। वहां की पुलिस को भी इनपुट मिलता है कि समीर अंसारी साल 2016 से ही अहमदाबाद में रह रहा था, लेकिन अचानक से 1 साल पहले वो कहीं गायब हो गया और उसी के चंद महीने बाद उसकी पत्नी भी कहीं चली गई। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उनको भी बड़ा अजीब लगता है। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्या, और गायब होने का कोई रिपोर्ट भी नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस वालों ने फिर कहा कि चलो पत्नी से भी पूछताछ करते हैं। अच्छा, इधर बिहार से भी प्रेशर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तौर पे बनाया ही जा रहा था। तो पत्नी को पुलिस वालों ने खोजना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से पत्नी का कॉन्टेक्ट नंबर मिला। फिर पत्नी से पूछा गया कि कहाँ है समीर अंसारी। तो रूबी जो पत्नी थी उसने कहा कि वो तो कहीं कमाने गए। अभी बात जब पुलिस वालों ने सुनी तो उन्होंने कहा कि अच्छा बात करवा दो, कहाँ कमाने गया वो। अब पत्नी इधर उधर बातें करने लगी। उसने कहा कि मेरे पास नंबर नहीं है। पुलिस वालों ने कहा कि तुम कैसी पत्नी हो कि तुम्हारे पास नंबर नहीं है, 1 साल हो गए, कहाँ है बताओ। अब ये सवाल पुलिस वाले बार बार घुमा घुमा के पत्नी से पूछ रहे हैं। पत्नी बार बार इधर उधर अपने तरीके से जवाब देने की, बयान देने की कोशिश कर रही। बातचीत लगातार जारी है। पुलिस वालों को धीरे धीरे शक हो रहा। जब शक काफी गहरा हो गया तब पुलिस वालों ने कहा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, उठाओ इसको। उसके बाद पुलिस वाले उस महिला को उठाते हैं। उठाने के बाद अपने साथ लेके जाते हैं और तबीयत से पूछताछ करते हैं। तबीयत से जब पूछताछ पुलिस वालों ने की तब वो कहानी पता चली जिस कहानी के आगे दृश्यम मूवी भी फेल है, और यहीं से कहानी पहुंच जाती है साल 2023 में। बात साल 2023 की है। पत्नी रूबी जिसको लेके समीर अंसारी आया था, इन दोनों की भी कहानी बड़ी अजीब है। दरअसल कायदे से इस कहानी की असल शुरुआत साल 2015 में ही हो जाती है। साल 2015 में समीर एक नौजवान बिहार की गलियों में भटकता हुआ रोजगार की तलाश में, कोई ज़्यादा खास काम जानता नहीं था। इसी दौरान इसकी मुलाकात रूबी से हो गई। रूबी को ये देखता है, रूबी इसको देखती है। पहली ही नज़र में रूबी को ये पसंद कर लेता है और ये कसम खा लेता है कि अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो रूबी से ही करूंगा। इसके बाद रूबी से बातचीत करने के तमाम बहाने, तमाम मौके ये खोजता रहा। अंत में धीरे धीरे वक्त के साथ रूबी से इसकी बातचीत शुरू हो गई। बातचीत इतनी अच्छी लगी कि रूबी को भी इससे प्यार हो गया। फिर दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों शादी करेंगे। अब उत्तर प्रदेश, बिहार, इन तमाम जगहों पे लोग थोड़ा सा ज़्यादा ऑनर होते हैं, यानी फर्जी सम्मान, फर्जी स्वाभिमान। इन्होंने जब अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से बातचीत की कि हमको शादी करनी है तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ लव मैरिज नहीं अलाउ है। लेकिन हम दोनों के ऊपर प्यार का भूत सवार था। दोनों ने फैसला किया कि शादी तो करनी है। लिहाजा साल 2016 में ही दोनों ने शादी कर ली। अब जब शादी कर ली तो परिवार वालों ने सपोर्ट किया नहीं, तो फिर खाने पीने का इंतज़ाम किया। तब दोनों के दिमाग में आया कि यहाँ रहूँगा तो लोगों की नज़र में भी रहूँगा, तरह तरह की बातें होंगी, तो इससे अच्छा कहीं और चलते हैं, वहाँ पे अपना रोज़गार देखेंगे, खाने पीने की अपना इंतज़ाम कर लेंगे, चीज़ें ठीक रहेंगी। लिहाजा दोनों ने फैसला किया कि एक काम करते हैं, गुजरात चलते हैं, क्योंकि गुजरात में बहुत पैसा है। इसके बाद साल 2016 में ही दोनों गुजरात आ जाते हैं। आने के बाद दिन भर पति मेहनत करता, शाम को पत्नी खाना बना देती।
और ऐसे ही दोनों रहने लगे। शादीशुदा ज़िंदगी बढ़िया चलने लगी, शादीशुदा ज़िंदगी आगे भी बढ़ी, तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया। धीरे धीरे साल 2016 बीत गया, 17 आ गया, 17 बीता 18 आ गया, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 23, 24। इसी दौरान अब धीरे धीरे जो रूबी थी इधर उधर घूमना भी चालू करती है। घूमने के दौरान अलग अलग इलाकों में जाती है, और अलग अलग इलाकों में जाने के दौरान जो रूबी है इसकी मुलाकात इमरान से हो जाती है। इमरान को वो देखती है, इमरान इसको देखता है, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। इधर जो पति वो बेचारा दर बदर काम की तलाश में इधर भटक रहा, मेहनत कर रहा, मजदूरी कर रहा। अकेली बीवी घर पे टाइम पास करने के लिए उसको एक बॉयफ्रेंड की तलाश हुई। इमरान पे जाके वो तलाश खत्म हुई, दोनों बातचीत करने लगे। पति आए दिन बाहर रहता तो जब मन होता मिल भी लेते। पति को कानो कान भनक भी नहीं लगती। ये चीज़ें भी लगातार 1 आध साल तक चलती रही। लेकिन धीरे धीरे जब 1 आध साल बीत गया और पत्नी की हिम्मत और हिमाकत दोनों बढ़ने लगी, तो कहीं ना कहीं से कहते हैं कि इसको या मुझको छुपाए छुपता नहीं, समीर को इस बारे में भनक लग गई। और जब उसको भनक लगी तब वो नाराज हुआ, और नाराज होने के बाद उसने विरोध करना चालू किया। अब जब उसने विरोध करना चालू किया, अपने पत्नी को उसने डांटा, फटकारा और कहा कि तमाम चीज़ें क्या कर रही है, उससे हमारी बेइज्जती होगी, रिश्ता खराब होगा, क्या कमी रह गई मेरे प्यार में। तो कायदे से यहाँ पत्नी को रुकना था, लेकिन पत्नी रुकी नहीं। उसने फिर सोचा कि यार ये आदमी मुझे रोक रहा है, गलत कर रहा है, इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। लिहाजा फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड यानी इमरान से बात की। इमरान भी यहाँ प्यार में पूरा पागल। उसने कहा कि यार देखो तुम्हारे बिना तो मैं नहीं रह पाऊँगा। तो फिर ये हुआ क्या किया जाए। तो फिर दिमाग में आया कि क्यों ना इसको निपटा ही दिया जाए। ये रहेगा, ये विरोध करेगा, अगर यही ना रहे तो विरोध कौन करेगा। अब निपटाने का ख्याल तो दिमाग में आ गया, लेकिन बड़ा सवाल ये था कि निपटाया कैसे जाए, क्योंकि निपटाने के लिए भी तो एक प्रॉपर तरीका, और कत्ल हुआ है, अगर कोई जान गया तो फिर कातिल पकड़ा जाएगा, और लाश का क्या करें। ये तमाम चीज़ें जब इन्होंने सोची, सालों तक इन्होंने प्लान किया, सालों तक प्लान करते करते, तमाम प्लान सोचते विचारते, अंत में इनके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया कि अगर ऐसे मर्डर करेंगे तो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। उसके बाद इन सब ने अपने 2 रिश्तेदारों, जिनमें से एक का नाम था रहीम और दूसरे का नाम था मोहसिन, इनसे भी कांटेक्ट किया, उनको भी पूरी बात बताई। ये दोनों भी हाँ कर देते हैं। इसके बाद पूरे प्लान के तहत ये तीनों 1 साल पहले, साल 2024 के लास्ट में आते हैं इसी घर में जहाँ रूबी और समीर अंसारी रहते थे। आने के बाद ये तमाम लोग गला घोंट के, पहले तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसके बाद गला घोंट के कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद अब ये हुआ कि लाश का क्या करें। तो टाइम पूरा था, चूँकि जिस घर में रह रहे हैं वो घर इनका है, कोई आने वाला था नहीं। तो आराम से इन्होंने बारी बारी उस लाश के टुकड़े किए। किसी ने हाथ काटा, किसी ने पाँव काटा, किसी ने कुछ और किया, कोई पेट काट के अलग कर रहा। इतना सब करने के बाद फिर उन्होंने गड्ढा खोदना चालू किया। गड्ढा खोदते खोदते 4 से 6 फीट गहरा गड्ढा इन्होंने खोदा। खोदने के बाद बाकायदा लाश को उसमें डाला टुकड़ों में, उसके ऊपर नमक डाला। डालने के बाद गड्ढा बंद कर दिया, और ये पूरा गड्ढा किचन में खोदा जा रहा था। इतना सब करने के बाद जब लाश बाकायदा मिट्टी में दफन कर दी गई, तो इमरान और रहीम और मोहसिन ये तीनों चले जाते हैं। घर में अकेली रूबी रहती है। रहने के दौरान चूँकि किसी को डाउट पैदा नहीं होने देना था, तो ये नहीं भागती। बाकायदा उसी किचन में बैठ के ये कत्ल करने के बाद उसी किचन में खाना बनाती महीनों तक। आस पड़ोस के तमाम लोग जब पूछते हैं कि भाई समीर नहीं दिख रहा, कहाँ गया, तभी बताती है वो काम के सिलसिले में कहीं चले गए हैं। 2 से 3 महीनों तक लगातार ये खाना बनाती है। 2 से 3 महीनों में जब इसको इत्मीनान हो गया कि आसपास के तमाम लोग मान चुके हैं कि समीर बाहर चला गया, तब ये धीरे धीरे आसपास के मोहल्लों में निकलना चालू करती है। हर एक घर में जा के बताती है कि मेरे पति ने मुझे बुला लिया है, उसकी अच्छी नौकरी लग गई और मैं जा रही हूँ। लोगों की ये बात जब ये बताती है तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होता, क्योंकि भाई पति जा चुका है, उसने पत्नी को बुला लिया। इसके बाद ये बाकायदा कमरा बंद करती है, अपना सामान लेती है, मकान मालिक को चाबी पकड़ा देती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ। मकान मालिक सकुशल इसको विदा कर देते हैं। ये चली गई, फरार हो गई। इधर धीरे धीरे लोग भूल भी गए कि कोई किराएदार रह रहा था, वो चला गया। लेकिन धीरे धीरे इधर बिहार में ये कि कौन कहाँ है, और गुजरात की पुलिस को भी एक इनपुट मिला कहीं ना कहीं से कि भैया वो लोग पता नहीं कहाँ गायब है, फ़ोन नहीं लग रहा। आमतौर पे लोग देखते हैं कि भाई वो कहीं भी रहे, व्हाट्सएप पे ऐड था,
स्टेटस लगना चाहिए, लास्ट सीन क्या है। ये तमाम चीज़ें जब समीर अंसारी की गायब होने लगी तो आसपास के लोगों को भी डाउट हुआ और उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन किया, तब ये पूरी बात पता चली। अब पुलिस वाले जब ये पूरी कहानी सुनते हैं, सुनने के बाद सबसे पहले भाग के उस फ्लैट पे जाते हैं जहाँ ये लोग रह रहे थे। वहाँ पे जब खुदाई करते हैं तो लाशों के कुछ अवशेष मिलते हैं, क्योंकि 1 साल में नमक डाल के गलाई गई लाश टुकड़ों में ही मिलेगी, पहले भी टुकड़ों में थी और हड्डियाँ ही थोड़ी सी मिलेंगी। बहरहाल अब उसको जांच के लिए भेजा है, पोस्टमार्टम होने की कोई खास गुंजाइश है नहीं, DNA सैंपलिंग वगैरह से अगर कुछ हो सकता तो होगा। बाकी आप सोच के देखिए, एक महिला जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, एक महिला जो गाँव से आई है, मेहनत मजदूरी कर रही है, उसके पास भी इतना दिमाग है कि कत्ल कैसे करना है, कैसे बचना है और क्या तरीका होगा जिसके बाद हम फंसेंगे नहीं, तो क्या कहा जाए। तो ये भी अपने आप में दिसम स्टाइल एक मर्डर मिस्ट्री थी। सालों तक लोग इससे अनजान रहे, किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि कोई केस सुलझना होता है तो कहीं से भी हिंट मिल जाता है। तो यहाँ चुनाव और बाकी चीज़ें मुद्दा बनी, तो क्या कहा जाए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और फिलहाल पुलिस वालों ने अभी रूबी और रूबी के बॉयफ्रेंड इमरान और उसके रिश्तेदार रहीम और मोहसिन, इन सबको गिरफ्तार किया है। आगे की जांच पड़ताल जारी है, अब चार्जशीट वगैरह बनेगी, क्या होगा जैसा आपको पता चलेगा ही। लेकिन फिलहाल के लिए अभी इतना ही, बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी जवाब कौन देगा वाली सीरीज में। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।